नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं नीलांश रंजन। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे ख़ास कार्यक्रम सिर्फ सच। तो आज हम फिर आपसे मुख़ातिब हैं एक नए मुद्दे के साथ, और वो मुद्दा बहुत ही ख़ास है। और मुद्दा फिर गरमाया है पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के। जी हाँ, 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पेलेट गन चली या नहीं चली, ये मामला एक बार फिर 21 अगस्त को गरमाया, जब राहुल गांधी ने संसद मार्ग थाने का घेराव किया और उस छात्र को लेकर के जो पेलेट गन इस्तेमाल के कारण घायल हुआ था, जिसकी एक आंख की रोशनी चली गई, दूसरी आंख की रोशनी न के बराबर है, उस साहिल लोचब को लेकर के राहुल गांधी संसद मार्ग आए। तो आज इसी मुद्दे पर पेलेट गन के इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। 20 जुलाई को जब जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ था और संसद चलो का नारा था और संसद की तरफ ये लोग जो कूच किए थे, तो पेलेट गन चली या नहीं चली, उस दिन से ये मामला गरमाया हुआ था। और राहुल गांधी, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और मोदी सरकार के दो मंत्री लगातार आमने सामने थे। एक मंत्री जितेंद्र सिंह ने तो बाज़ाब्ता संसद में यह बयान दे दिया कि पेलेट गन नहीं चली। किरण रिजिजू ने अभी हाल ही में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बड़ा ही हास्यास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेलेट गन तो चले ही नहीं। राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो झूठ मूठ का वो एक जो है सो वो बाबेला वो खड़ा कर रहे हैं। पेलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, पेलेट गन नहीं चली। बड़ा ही हास्यास्पद बयान था ये किरण रिजिजू का, कि पूरी दुनिया ने देखी थी कि पेलेट गन का कैसे इस्तेमाल हुआ। बार बार वो फुटेज चला, वो सोशल मीडिया पे, ऑफ कोर्स कुछ चैनल पे भी वो चला था वो, और लोगों ने देखा था कि बाज़ाब्ता किस तरह से पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ, किस तरह से अफरा तफरी का माहौल था, किस तरह से बर्बरता से पुलिस वहाँ पे पेश आई थी, कील लगे डंडे का इस्तेमाल हुआ, किस तरह से शॉक बैटन का इस्तेमाल हुआ, किस तरह से पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ, और किस तरह से सादी वर्दी में कुछ लोग घुसे हुए थे डंडे लेकर। वे सादी वर्दी वाले कौन थे, आज तक पुलिस जवाब नहीं दे पाई। हालांकि आरोप ये भी लगा कि वे जनसंघ के, वे आरएसएस के थे, लेकिन मैं अब भी ये नहीं मान रहा हूं कि आरएसएस के थे या जनसंघ के थे या नहीं थे। आरोप ये लग रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से ये जवाब स्पष्ट नहीं हुआ। कुछ भी नहीं कहा गया कि वो जो सादी वर्दी वाले वो जो थे, जो पुलिस के साथ घुसकर छात्र छात्राओं को पीट रहे थे, आखिर वे थे कौन। इसका जवाब सरकार नहीं दे पाई। लेकिन राहुल गांधी लगातार सरकार को एक्सपोज कर रहे थे, राहुल गांधी लगातार सरकार को बेनकाब कर रहे थे। और जब लगातार सरकार के नुमाइंदे और सरकार के दो मंत्री, मैं बार बार कह रहा हूं कि दो मंत्री किरण रिजिजू और जितेंद्र सिंह जब बार बार सामने में आ रहे थे और कह रहे थे कि पेलेट गन नहीं चली है, तो राहुल गांधी उसी वक्त जो है सो मीडिया के सामने साहिल लोचब नाम के एक छात्र को लेकर आए, जो पेलेट गन से घायल हुए थे, जिनके शरीर में वो छर्रा था, जिनकी एक आंख चली गई, दूसरी आंख की रोशनी भी गई। और उस मीडिया में ही उन्होंने जो है सो मेडिकल रिपोर्ट भी पेश किया था, लेकिन फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं। साहिल लोचब 14 अगस्त को भी एफआईआर करवाने को गया था, लेकिन नहीं हुआ। 17 अगस्त को भी वो लड़का गया था, लेकिन फिर भी वो उसका वो एफआईआर नहीं ले गया। और कल 21 अगस्त को राहुल गांधी पूरे फौज के साथ, पूरे दल बल के साथ, पूरे लीगल टीम के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ कल हाजिर हुए, और 7 घंटे तक उन्होंने जो है वहाँ थाने पे जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और कहा कि जब तक साहिल लोचब का नहीं हो जाता है, प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, एफआईआर नहीं होता, वो हिलने वाले नहीं। और 7 घंटे का वक्त लगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब इस देश में प्रतिपक्ष के नेता को 7 घंटे थाने में बैठना पड़े किसी का एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो आम आदमी की क्या हालत होगी। और जब बार बार मीडिया द्वारा ये पूछा जा रहा था राहुल गांधी से कि आखिर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है, तो राहुल गांधी ने कहा कि ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश है मतलब वो सीधा उनका निशाना गृह मंत्री अमित शाह पे था। और पहले उन्होंने संसद में कहा था कि मैं तभी बात करूंगा कि जब अमित शाह आएंगे, सामने बयान देंगे। जब बार बार ये कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि अमित शाह ने कोई आदेश नहीं दिया था पेलेट गन चलाने का, कोई आदेश नहीं दिया था, जिस बर्बरतापूर्ण जो है जो पुलिस का जो रवैया वहाँ देखने को मिला, जिस तरह से पिटाई हुई थी जिस भी हमें से, तो मामला ये था कि एक तरफ सरकार कह रही थी कि गृह मंत्री का आदेश नहीं था,
तो फिर राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री का आदेश नहीं था, तो फिर किसका आदेश था ये तो आप साफ कीजिए। और अगर आपकी नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना होती है और आपको अगर पता नहीं चलता, अगर आपको पता नहीं चलता है, तब तो ये बहुत ही बेशर्मी की बात है कि गृह मंत्री सामने संसद में बैठे हुए हैं और 50 कदम की दूरी पे क्या हो रहा है उनकी इसकी खबर नहीं है, तो आप गृह मंत्री बनने लायक नहीं हैं। आप तत्काल इस्तीफा दीजिए, और यह किसने दिया, किसने आदेश दिया था, इसकी आप पुष्टि कीजिए। और लगातार जो है सो गायब रहे वो संसद से, किसने आपने देखा कि संसद से गायब रहे, प्रधानमंत्री भी गायब रहे, गृह मंत्री भी गायब रहे, और लगातार प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता भी जो है दबाव बनाते रहे। लेकिन बाद में, बहुत बाद में वो आए और उन्होंने वो बयान दिया कि हाँ मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तभी बात करूँगा जब गृह मंत्री इस्तीफा देंगे। उसके पहले भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बात हो रही थी और दबिश बनाया गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अब सवाल ये है कि कल के बाद जब FIR हो गया है तो क्या सरकार अब ये कहेगी कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है? मेरा कहना है कि ये शुरू में ही सरकार को सामने आकर कह देना चाहिए था कि पैलेट गन का इस्तेमाल अगर हुआ, अगर पैलेट गन चली तो कैसे चली, क्यों चली, ये जांच का विषय है, हम जांच करवाएंगे या जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे और हम देखते हैं ये कैसे चली। लेकिन सरकार लगातार जो है पर्दा डालती रही कि कोई पैलेट गन नहीं चली। और ये सामने एक लड़का था राहुल गांधी के साथ, और भी कई छात्र थे जो घायल हुए थे, छात्राएं भी थी घायल हुए थे, और किस तरह से छात्राओं के साथ भी बर्बरतापूर्ण रवैया पुलिस ने अपनाया था, ये भी देखा दुनिया ने, ये भी देखा देश ने, और खास करके सोशल मीडिया पर जो है सो फुटेज तैर रहे थे। अब हम आते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन उसके पहले मोदी जी ने लगातार इन युवाओं से, जब इन युवाओं ने जब दबिश बनाया था, जेन ज़ी जिसको कहते हैं, जब उन्होंने दबिश बनाया, तो मोदी जी लगातार जो है सो हर 2 दिन 3 दिन के अंतराल पे जो है रात के 12 बजे 1 बजे जो है इंस्टाग्राम पे वीडियो दे रहे थे, संदेश भेज रहे थे। लेकिन 15 अगस्त को वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका कोई जिक्र नहीं किया, उन युवाओं का कोई जिक्र नहीं किया, उन छात्र छात्राओं का, उन जिंदगी का कोई जिक्र नहीं किया, और बल्कि दिमागी नक्सली एक टर्म बोलकर मोदी जी निकल लिए। उन्होंने कहा कि हथियारबंद जो नक्सली हैं वे तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सली अब भी यहाँ पे कायम है, उन्हें आइसोलेट करने की ज़रूरत है, उन्हें हटाने की ज़रूरत है। आखिर कौन है वे? आखिर कौन है वे दिमागी नक्सली जो प्रश्न पूछने वाले हैं, जो सरकार से सवाल करते हैं, जो सरकार से लॉजिकल सवाल करते हैं, जो सरकार से तर्कपूर्ण बातें करना चाहते हैं और तथ्यात्मक बातें करना चाहते हैं, कोई हवा हवाई बात नहीं करना चाहते हैं, तथ्यों के साथ बातों को रखना चाहते हैं, वे दिमागी नक्सली हैं। आखिर किसको कह रहे थे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सरकार से ये मत पूछिए कि ये मुस्लिम लीग के साथ किसने सरकार बनाई थी, आज़ादी के पहले मुस्लिम लीग के साथ किसने सरकार बनाई थी। आप सरकार से ये मत पूछिए कि आपने जो वायदे किए थे मोदी जी, माननीय मोदी जी, उसका क्या हुआ, उन वायदों का क्या हुआ। माननीय मोदी जी, आपने कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जाएंगे, 2-2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, उनके क्या हुआ। आप सरकार से ये मत पूछिए कि अब रुपये पतले क्यों हो रहे हैं। आप सरकार से ये मत पूछिए कि जिस मनरेगा को आपने गाली दी थी, उसी मनरेगा ने कोरोना के वक्त में गरीबों को, मजदूरों को जो है सो 2 वक्त की रोटी मुहैया करवाया। आप ये मत पूछिए मनरेगा को लेकर के। आप ये मत पूछिए कि जिस मनमोहन सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आपने कहा था कि मनमोहन सिंह से कोई फन सीखे, कोई कला सीखे कि बाथरूम में रेनकोट पहनकर कैसे नहाया जाता है, उसी मनमोहन सिंह को उनके मरने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया। आप सरकार से ये मत पूछिए कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी क्यों होता है। आप सरकार से ये मत पूछिए कि आप राम को लेकर कैसे आए, आपकी बड़ी आकृति और राम की छोटी आकृति वो कैसे है। आप सरकार से कोई सवाल मत कीजिए। कहने का लब्बो लुबाब ये है कि यहाँ कितने कितने संत अभी आ रहे हैं और कितने मतलब जो है इलॉजिकल, हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, लेकिन आप सरकार से वो मत पूछिए। आप सरकार से कोई भी सवाल मत कीजिए। तो आप अच्छे हैं
और सरकार से आप सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। यही है दिमागी नक्सली जो मैं समझ पाया हूं और जो बाकी लोग भी समझ पाए हैं। राहुल गांधी ने कम से कम एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो तैयार कर ही दिया है, और मैं राहुल गांधी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता को जिस कदर एग्रेसिव होना चाहिए और जिस ढंग से बात को रखना चाहिए, राहुल गांधी उसमें बहुत सफल हो रहे हैं। और विपक्ष और खासकर प्रतिपक्ष और खासकर कांग्रेस एक नैरेटिव, एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो तैयार कर ही रहा है, और मैं समझता हूं कि उसका एक पैगाम भी जा रहा है युवाओं के पास, उसका एक संदेश भी जा रहा है युवाओं के पास, जिनजी के पास, जेन अल्फा के पास। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी किस तरह छात्रों से बात कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों के मुद्दे को जिस कदर उठाया है सड़क से संसद तक, वो काबिल तारीफ है। उन्होंने कोटा से शुरू किया था, छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया, और कितनी भीड़ जमा हुई थी। फिर उन्होंने जो है उत्तराखंड में उन्होंने छात्रों से बातचीत की, फिर उन्होंने अभी प्रयागराज में उन्होंने बातचीत की, और फिर अभी महाराष्ट्र और पुणे कई कई जगहों पर उनके कार्य। तो भाजपा शासित राज्यों में जो है वे लगातार छात्रों से वे जो है संवाद स्थापित कर रहे हैं और बहुत ही सफल हो रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो उन्होंने ज़रूर तैयार किया है, और इतना तो दबिश बना ही दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी ऑफकोर्स उसी की अगुवाई में ये आंदोलन हुआ था, लेकिन जिस तरह से लीड लिया राहुल गांधी ने, जिस तरह से कांग्रेस ने लीड लिया, वो काबिल तारीफ है। और मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो तैयार किया है राहुल गांधी ने, मैं उसे सलाम करता हूं। और एग्रेसिव ऐसा ही होना चाहिए प्रतिपक्ष के नेता को, तभी प्रजातंत्र की जीत होती है, तभी जनतंत्र की जीत होती है, तभी जमहूरियत की जीत होती है। और जमहूरियत को अगर बचाए रखना है तो प्रतिपक्ष के नेता को जिंदा रहना होगा, जिंदा रहना होगा अपने कामों से, जिंदा रहना होगा अपने सिद्धांतों में। तो बस आज यही था, मैं यही कहना चाह रहा था दोस्तों आपसे, और उम्मीद है कि जो मैंने बातें रखी है वो आपको पसंद आएंगी। बहुत शुक्रिया, फिर हम हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ।